नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम असम बच्चों के संदर्भ में सही है। कौन सा कथन है? इसमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें पेश ये समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है, ये बात गलत है। ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम असम बच्चों के संदर्भ में सही है। तो इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं और ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये ऑटिज्म बालकों के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा? टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऑटिज्म या स्वलीनता बालकों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक रहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन सोरेनसन का है कि सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों, कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक रहते हैं। यह कथन सोरेनसन के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंच जाता है और दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। यह कथन किसका है? यह कथन रेक्स व नाइट का है कि सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की अवस्था पर पहुंच जाता है और दूसरी में प्रवेश करता है। यह कथन रेक्स व नाइट के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि गणना संबंधी अधिगम असमता है, तो गणना से संबंधित अधिगम असमता को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि पठन संबंधी अधिगम असमता है, तो पठन यानी पढ़ने से संबंधित है तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। और अगले प्रश्न की बात करें कि मौखिक रूप से सीखने की असमता को क्या कहते हैं? तो अफेजिया कहते हैं। मौखिक रूप से सीखने की असमता को अफेजिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कृत्रिम अभिप्रेरणा है। कृत्रिम अभिप्रेरणा कौन सी है? प्रगति का पूर्व ज्ञान कृत्रिम अभिप्रेरणा है। मानसिकता एवं परिपक्वता ये भी कृत्रिम अभिप्रेरणा है। और लक्ष्यों की स्पष्टता व आदर्श ये भी क्या है? कृत्रिम अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। तो द ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी कृत्रिम अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं? प्रगति का पूर्व ज्ञान, मानसिकता एवं परिपक्वता, लक्ष्यों की स्पष्टता व आदर्श कृत्रिम अभिप्रेरणा है। अगला प्रश्न देखिए, बालकों में पाठ की प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? बालकों में पाठ की प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है। व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है विभेदात्मक विधि के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहने, गुड़िया खेलने तथा घरों के काम में ध्यान लगाती है। यह विभेद कहलाता है। तो यह विभेद रुचि संबंधी विभेद होता है। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं और लड़कियां वस्त्र पहने, गुड़िया खेलने, घरों के काम में ध्यान लगाती है। तो किस प्रकार का विभेद हो जाएगा? रुचि संबंधी विभेद हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? आर्मी बिट्टा टेस्ट है, वो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम अभिप्रेरणा नहीं है। कृत्रिम अभिप्रेरणा नहीं है। सहभागिता के अवसर व सुविधाएं कृत्रिम अभिप्रेरणा है। सहयोग भी कृत्रिम अभिप्रेरणा है। प्रभाव भी कृत्रिम अभिप्रेरणा है। लेकिन प्रतिष्ठा है वो कृत्रिम अभिप्रेरणा नहीं है। प्रतिष्ठा क्या है?
प्रतिष्ठा है वो सामाजिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, यह मत किसका है? तो यह मत बीने का है। बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, यह मत किसका है? यह मत बीने का है। अगले प्रश्न की बात करें कि व्यक्तित्व की विशेषताएं जैसे परोपकारिता, विश्वसनीयता, विनम्रता, व्यवहारिकता आदि विशेषताएं कहलाती है, तो इनको शील गुण कहा जाता है। व्यक्ति की विशेषताएं जैसे परोपकारिता, विश्वसनीयता, विनम्रता, व्यवहारिकता इनको शील गुण कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि अच्छे चरित्र की विशेषता है। अच्छे चरित्र की विशेषता कौन सी है? गत्यात्मकता है। अच्छे चरित्र की विशेषता कौन सी हो जाएगी? गत्यात्मकता हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मनोविश्लेषण विधि है। मनोविश्लेषण विधि कौन सी है? शब्द साहचर्य विधि मनोविश्लेषण विधि है। स्वपन विश्लेषण विधि यह भी मनोविश्लेषण विधि है। तो ए और ब दोनों राइट हो जाएगा कि मनोविश्लेषण विधियां कौन कौन सी हैं? शब्द साहचर्य विधि और स्वपन विश्लेषण विधि, ये दोनों विधियां मनोविश्लेषण विधि है। अगले प्रश्न की बात करें कि गत्यात्मकता प्रतिरूप से तात्पर्य क्या है? गत्यात्मकता प्रतिरूप से क्या तात्पर्य है? तो व्यक्ति विशेष के प्रेरकों एवं संवेगों का प्रभाव जो व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है, उसी को ही क्या कहते हैं? गत्यात्मकता प्रतिरूप कहा जाता है। व्यक्ति विशेष के प्रेरकों एवं संवेगों का प्रभाव जो व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? गत्यात्मकता प्रतिरूप कहते हैं।